नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है ग्लोबल लेंस में। ममता बनर्जी ने एसआईआर से जुड़ी हुई जितनी भी कोशिशें हैं, सारी कोशिशें कर ली, सुप्रीम कोर्ट तक गई, खुद दलीलें दी और उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी डिसीजंस दिए, वो देखते हुए ममता बनर्जी इस थोड़ी-सी जो है वो शांत लग रही है, लेकिन कहा जाता है ना शांति जो होती है वो हमेशा खतरनाक होती है। लेकिन इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा गेम खेला है, एक बहुत बड़ा दाँव खेला है और वो दाँव क्या है जिसकी वजह से ममता बनर्जी बेचैन है या फिर उनको एक बड़ा झटका लगा है, ऐसा कहा जा रहा है। तो आइए आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित है सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एडवोकेट पंकज जोशी सर। सर, स्वागत है आपका। जी, नमस्कार मैडम और आपके सभी दर्शकों के लिए बहुत-बहुत नमस्कार। सर ये क्या है मामला है कि हेडलाइंस आ रही है कि ममता बनर्जी को बड़ा झटका, ममता बनर्जी अब क्या करेगी इस तरह से। देखिए जिस तरह से जो ममता बनर्जी हैं, उनका उनका जो एक राजनीतिक जो इस समय जो मुद्दा चल रहा है, वो असल मुद्दा ये है कि किसी न किसी तरह से टकराव होता रहे। वो फ्रंट लाइन की जो एक पॉलिटिक्स होती है, उसे खेलना चाहती हैं, जिससे जनता के बीच में ये मैसेज जाए और उसका अ उसमें ये बात पॉज़िटिव है या नेगेटिव है, ये भारतीय मतदाताओं के लिए भी है कि उन्हें जो नेता ऐसा लगता है कि वो लड़ाई लड़ रहा है, तो उसकी तरफ जनता जो है, वो थोड़ा-सा ज़्यादा मुड़ जाती है। उस जनता में भी वो जनता ज़्यादा मुड़ जाती है, जो कहीं न कहीं एक सामान्य जनता रहती है, तो उसे ये लगता है कि ये लीडर जो है, दूसरों से लड़ सकता है, भिड़ सकता है। क्योंकि उनके अंदर की जो एक जो एक सोच या विचारधारा रहती है कि हमें जो मजबूत लोग हैं या सिस्टम के अंदर के लोग हैं, उनसे कोई लड़ने वाला लीडर चाहिए। तो इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए ममता बनर्जी ने वो नब्ज़ जनता की पकड़ी हुई है और चूँकि वही वोटर जो है वो ज़्यादा वोट डालने जाता है और ऐसे लोग जो अपने एक घर परिवार के एक अच्छे माहौल में रहते हैं, अपने कार्य में या व्यवसाय में ज़्यादा रहते हैं, जो कि वोट डालना कम पसंद करते हैं। तो कहीं न कहीं उनकी लापरवाही के कारण ही एक ऐसी लीडरशिप चाहे वो राज्य हो कोई भी, चाहे देश हो या इस तरह के कोई भी जो लीडर जो जहाँ पर भी आगे बढ़ते हैं, तो उसमें ये कहीं न कहीं जनता को भी सोचने की बात है कि अगर आपके राज्य में तो ये एक एक तरह से ओवरऑल जो है ये मतदाताओं का जो मूड होता है, तो इस बात को ममता बनर्जी जी जानती हैं और वो लगातार इसीलिए इस तरह की जो टकराव की राजनीति है उसे खेलना पसंद करती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मैं जितना ज़्यादा यहाँ से लेके दिल्ली तक, सुप्रीम कोर्ट तक और चुनाव आयोग तक हर जगह जा के मैं जिस तरह से जितना इसको एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करूँगी, तो मेरी जो ज़मीन है वो मजबूत बनी रहेगी और मैं ना केवल बंगाल में अपितु एक विपक्ष की एक लीडरशिप की एक जो मुख्य भूमिका है उसमें भी एक आगे जो रोल है वो प्ले करूँगी। अब चूँकि जैसा कि जो सीवी आनंद बोस हैं वो वहाँ से चूँकि उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है, उन्होंने कहा है लगभग मैं 3 साल मैं बंगाल में रहा हूँ और इन 3 साल के दौरान लगातार वहाँ के राज्यपाल और ममता बनर्जी जी के बीच में क्योंकि दोनों के संबंध थे वो मधुर नहीं थे, लगातार टकराव रहे। तो अब जब रिज़ाइन दे दिया है तो इसलिए ममता बनर्जी जी जो उनका कमेंट भी आया है कि मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ कि अब जो एक लड़ाई का जो मौका था वो उनके हाथ से निकल गया कि अब वो किससे लड़ेंगी, किससे किससे टकराव करेंगी। अब भारतीय जनता पार्टी का तो कोई वहाँ पर कोई केंद्र बिंदु रहा नहीं, तो अब राज्यपाल ही चले जाएँगे तो अब मैं क्या आगे करूँ? क्योंकि अब सारी जो चीज़ है वो या तो चुनाव आयोग के हाथ में है या सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है और सुप्रीम कोर्ट ने सारी जो चीज़ें हैं वो जो जुडिशियल ऑफिसर हैं उनके हाथों में वो चीज़ें पहुँचा दी हैं। तो अब यहाँ से आगे कहीं लड़ाई का बिंदु जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब चूँकि ये बात है कि अब आगे जो रणनीति है वो कैसे अपनाएँ कि किससे किससे संघर्ष करें। तो अब ये जो है उन्होंने एक नया इसमें ये सूचना भी आई है कि अब उन्होंने जो है एसआईआर में जो वोटरों को जो नाम जो हटे हैं उसके लिए भाजपा और चुनाव आयोग की कड़ी आलोचना की है और
बंगाली मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने के नाम पर और वो अब एक जो है वो धरने पर बैठी हुई हैं। तो कोलकाता में जो है उन्होंने अब धरना जो है वो शुरू कर दिया है और उन्होंने उस भाषण के दौरान भी कहा है कि एसआईआर में जो मृत घोषित किए हुए जो भी लोग हैं, जो जो जीवित हैं, मैं उन्हें मंच पर पेश करूँगी। तो इस तरह से वो आज दोपहर को 2 बजे मंच पे पहुँची और उन्होंने ये जो अब इसके बाद जो है ये धरना प्रदर्शन वहाँ पार्टी के सारे मंत्री, विधायक सभी के साथ वहाँ पर इन्होंने किया है। और ख़ास बात ये जो है कि एसआईआर हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे राज्यपाल हों, तो उन्हें कहीं न कहीं जो एक जो टकराव की राजनीति है कि जिस तरह से क्योंकि इन सभी चीज़ों में आप देखेंगी कि कहीं भी उस राज्य के जो मुद्दे हैं वो कहीं नज़र नहीं आएँगे। सीधे-सीधे मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे उन्होंने चूज़ किए हैं और राष्ट्रीय मुद्दों के 2 ही परिणाम हैं, या तो वो एक तरह से अपनी जो फाइट है वो सीधी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप से करना चाहती हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है उससे वो अपना कंपैरिज़न करना चाहती हैं। और दूसरा बात ये है कि अगर वो राज्य की क्योंकि उस राज्य में जिस राज्य का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, जहाँ पर अभी भी क्राइम एक अपने आप में एक चुनौती है और कानून व्यवस्था अपने आप में वहाँ पर जो है उसके कारण कई ढेर सारे सवाल उठ सकते हैं। वहाँ इंडस्ट्री जो है वहाँ पर इंडस्ट्री वहाँ से जा रही है। और जिस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वहाँ जिस तरह से हो रहा है, कट्टरपंथ जिस तरह से बढ़ रहा है, इन्फिल्ट्रेशन जिस तरह से बढ़ रहा है, तो उन सारे मुद्दों को वो छूने के बजाय, उनसे हाथ लगाने के बजाय वो सीधे-सीधे केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रही हैं। तो इन सारी चीज़ों से जो है क्योंकि इन सारी चीज़ों से जो संघर्ष है वो कहीं न कहीं केंद्र सरकार बनाम राज्य सरकार होगा, तो उससे वो अपनी जो छवि है ये करते हुए कि बंगाली मानुष मैं हूँ, तो इससे वहाँ की जो जनता है वो कहीं न कहीं उनके बीच में ये मैसेज जाए कि हाँ, कि हमें लोकल वहाँ के बंगाल के व्यक्ति को सपोर्ट करना है, तो ये वो इस तरह की जो रणनीतियाँ हैं उसको अपनाने की कोशिश कर रही हैं। हालाँकि आज के इस आधुनिक समय में जब ना केवल मीडिया के विभिन्न पहलू हैं सोशल मीडिया से लेके अनेकों स्तर पर आज इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है, तो उसके कारण जो बंगाल की जो जनता है वो कहीं न कहीं अ, ब ब अधिक से अधिक वोट करने अगर निकलती है तो कहीं न कहीं जो दिक्कत होगी उन्हें और उसके बाद जो है अभी आगे जब ये मतदाता संशोधन सूची जब आएगी संशोधित होकर आएगी जिसमें करीब-करीब 200 न्यायिक अधिकारियों को लगाया गया है बंगाल से, उड़ीसा से झारखंड से। तो अब जो है इसके बाद जो इलेक्टोरल रोल जो आएगी और उसमें उसके बावजूद भी अगर मतदाता जो है अधिक अधिक संख्या में वहाँ पर मतदान करने आएँगे, वो उस राज्य के राज्य और केंद्र के बीच में किस तरह से समन्वय बेहतर हो सकता है। अगर इस तरह वो चाहेंगे तो निश्चित तौर पे जो कुछ ना कुछ वहाँ पर जो फेरबदल हो सकता है और एक उसके बाद जो चुनाव परिणाम आएँगे वो निश्चित ही अभूतपूर्व देखने को मिलेंगे। ये सर सर आज जैसे आपने बताया कि जिस तरह की राजनीति ममता बनर्जी करती है, लेकिन सर अभी जब अ, वेस्ट बंगाल के गवर्नर ने रेजिग्नेशन दे दिया है, तो उनकी प्रतिक्रिया सर आज जिस तरह से आई है, उन्होंने लिखा है ट्विटर पे कि आई एम शॉक्ड एंड डीपली कंसर्न बाय द सडन न्यूज ऑफ द रेजिग्नेशन ऑफ श्री सीवी आनंद बोस। और अभी जो न्यूज में आ रहा है, खबरों में आ रहा है कि तमिलनाडु के जो राज्यपाल है आर एन रवि, उनको पश्चिम बंगाल का राज्यपाल करके नियुक्त किया है। अभी ये जो राज्यपाल आर एन रवि है, ये काफी तेज तर्रा माने जाते हैं जिस जगह अपने कार्यकाल में जिस तरह से उन्होंने काम किया है। तो सर अभी ममता बनर्जी के लिए नियरली ये कंसर्न ये शायद होगा कि ये जो नए आए हैं राज्यपाल, वो किस तरह से काम करेंगे। देखिए जो सीवी आनंद बोस थे वो भी एक वरिष्ठ प्रशासक थे और सीनियर डेजिग्नेशन पोस्टों पे रहे और वो एक जिस तरह से सुधार चाह रहे थे और उसमें लगातार चूँकि उस समय तो ममता बनर्जी जी कभी उनके हिसाब से चलने को राज़ी नहीं रहीं। उन्होंने यहाँ तक आरोप लगाए कि राज्यपाल के इस राजभवन में कई सारे जो हैं वो आर्म्स हैं और इस तरह के तो खुद ऑनरेबल गवर्नर जो हैं उस समय जाँच करा रहे थे तो ये सारी बातें उन्हें तब तो नहीं सूझी। आज जब उनका रिज़ाइन हुआ है, हालाँकि उनका कार्यकाल नवंबर 2027 तक था।
तो वो कार्यकाल जब उन्होंने अब छोड़ के और अभी जो वर्तमान में उनकी जगह जो कार्यभार जो सँभाला है, जो ज़िम्मेदारी सँभाली है वो तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं उन्होंने सँभाली है, तो वो जो अतिरिक्त जो कार्यभार है वो उन्होंने लिया है। और उसमें वो पहले डिप्टी एनएसए के पद पर रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैसे जो उनका है पद उसको उसकी ज़िम्मेदारियों में वो रहे हैं। तो तो कहीं न कहीं जो एक इंटेलिजेंस जो रहती है उसकी उन्होंने गैदरिंग की है और वो इंटेलिजेंस से और मतलब उन्हें कहीं न कहीं इस मामले में चीज़ों को जो है एक क थोड़ा तेज़ इसलिए माना जाता है कि वो थोड़ा-सा डिसिप्लिन में रहते हैं और चीज़ें आगे उसमें बढ़ सकती हैं। अब इसमें ममता बनर्जी जी माननीय गृह मंत्री जी को आरोपित करती हैं कि उन्होंने इस तरह से जो है अलोकतांत्रिक फैसला कैसे ले लिया। हालाँकि लग जैसे क्योंकि राज्यपाल निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की तरफ से ही चूज़ किए जाते हैं। तो या तो वो शायद इस तरह की उसमें हैं कि शायद मुझसे पूछ के कोई फैसला हो रहा होता, तो ऐसा तो ख़ैर होता नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है कि मैंने जिस तरह से शायद राजनीतिक उठापटक करी है, तो उसके कारण कहीं न कहीं मुझे भी इस फैसले में होना चाहिए था। तो शायद ये उनकी भले ही मंशा हो सकती है, लेकिन केंद्र सरकार ने जो है वो पूरी तरह से उनकी इस बात को नकारते हुए क्योंकि अब जो है क्योंकि अब आर.एन. रवि जी जो हैं वो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं ब जब अब ये चुनाव आएँगे तो कहीं न कहीं उनका जो भी रोल हो तो वो एक पॉज़िटिव रोल ही कम से कम शासन में रहेगा। तो ये इसके लिए ममता बनर्जी जी चिंतित हो सकती हैं कि मैं नए अधिकारी के साथ, नए गवर्नर के साथ किस तरह से टकराव लाऊँगी या किस तरह से संघर्ष करूँगी। क्योंकि अभी उनके बारे में उन्हें उस तरह की कहीं भी क्योंकि अब सीधे चुनाव आ जाएँगे तो वो किस मुद्दे को लेके उन्हें आरोपित बनाएँगी, तो वो इस तरह से नहीं कर सकती हैं। तो उनकी ये जो चीज़ है, तो वो कहीं न कहीं केंद्र सरकार ने जो उनकी ये जो मंशा थी कि वो लगातार राज्यपाल को लेकर कहीं भी आरोपित कर सकती थी, वो जो चीज़ है वो केंद्र सरकार ने खत्म कर दी है। ये सर और ये एक बहुत बड़ा एक मूव बोल सकते हैं हम। वैसे तो सर का 2-4 स्टेट्स में और भी ट्रांसफर हुई है गवर्नर्स की, लेकिन ये वेस्ट बंगाल का स्पेशली मेंशन इसलिए करना पड़ा है कि जो जा रहे हैं गवर्नर उनका कभी भी ममता बनर्जी के साथ या उनके सरकार के साथ बनी नहीं है। और हमने देखा सर जिस तरह से पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरह भी ये जो गवर्नर बोस है उन्होंने हमेशा राजनीतिक हिंसा, कानून व्यवस्था और चुनाव के मुद्दों पर राज्य सरकार के साथ लगातार उनके टकराव होते रहे हैं। तो सर अभी जो नए गवर्नर आएँगे, अब उनके साथ ममता बनर्जी और उनकी सरकार क्या रुख अपनाती है, ये तो सर आने वाला समय ज़रूर बताएगा। लेकिन जैसे आपने कहा कि अभी चुनाव बहुत नज़दीक आ चुके हैं, तो डेफ़िनेटली ममता बनर्जी का कुछ बोला नहीं जा सकता, व्हाट शी विल डू और इसीलिए शायद उनको किसी ने लेडी मैकबेथ भी कहा था। तो सर एनीवे आप हमारे साथ आज जुड़े और चर्चा की उसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे और सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर, जय हिंद, वंदे मातरम। जी, आपने मुझे समय दिया इसके लिए आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। Yes.